बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज 11वीं जमात का छठा सबक पढ़ेंगे। सबक का उन्वान है ओवरकोट और मुसन्निफ का नाम है गुलाम अब्बास। सिन्फ के एतबार से ये सबक भी एक अफसाना है और माहज है जाड़े की चांदनी। इस सबक पर आज ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसका आगाज हम गुलाम अब्बास के तारुफ से करेंगे। गुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 में अमृतसर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल से हासिल की। लिखने लिखाने का शौक फितरत में दाखिल था। 7वीं जमात में एक कहानी बकरी लिखी। कहानी उस्ताद मोहतरम मौलवी लतीफ अली को दिखाई, जिन्होंने हौसला अफजाई फरमाई तो ये शौक और बढ़ा। 9वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते इस काबिल हो गए कि अंग्रेजी नज़मों और कहानियों का उर्दू में तर्जमा कर सके। उनकी बाकायदा अदबी जिंदगी का आगाज 1925 में हुआ। 1925 से 1928 तक गैर मुल्की अफसानों के तर्जुमे करते रहे। रिसाला हजार दास्तान के मुदीर हकीम अहमद शुजा पाशा के साथ एक मुआहदे के तहत उन्होंने मुतअद्दिद आलमी अदब की असनाफ को उर्दू के कल्ब में ढाला। फी हफ्ता 5 रुपए के इब्स टॉल्स्टॉय के नावल द लॉन्ग एक्साइल का उर्दू तर्जुमा जला वतन के उन्वान से किया। हकीम यूसुफ हसन के रिसाला ताजियाना में भी तराजुम और कहानियां लिखी। इसके अलावा अपने ज़माने के मशहूर अदबी रिसालों में अदब के जौहर दिखाते रहे। बहैसियत अफसाना निगार गुलाम अब्बास का नाम उर्दू के अफसाना निगारों में एक मुनफरिद और आला मकाम का हामिल है। गो कि उन्होंने बहुत कम अफसाने लिखे, लेकिन जितने लिखे बहुत खूब लिखे। गुलाम अब्बास के अफसानों में सदाकत, वाकईयत और हकीकत पसंदी का वो जौहर झलकता है जो अफसाना निगारी की जान होता है। उनके किरदार हमारे रोजमर्रा जिंदगी और मुआशरे ही के चलते फिरते और जीते जागते किरदार हैं। आपके अफसानवी मजमुओं में आनंदी, कनरस, रेंगने वाले और जाड़े की चांदनी शामिल है। तो अजीज तलबा, जो इस सबक का माखज़ है उसका एक टाइटल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जाड़े की चांदनी। ये अफसानवी मजमुआ है और गुलाम अब्बास इसके मुसन्निफ हैं। इस किताब से हमारा सबक या हमारा अफसाना ओवरकोट लिया गया है। सबक का तारुफ भी करवाता चलूं। एक तमसीली अफसाना है और इसमें ओवरकोट जिसका जिक्र किया गया है या जो हमारे सबक का उन्वान है, ये खुद एक उम्दा तमसील है। तमसील वो सिंफ है जिसमें मिसाल देखकर कोई बात समझाई जाती है, या यूं कह लें कि जिक्र किसी और चीज़ का होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए किसी और चीज़ की मिसाल दी जाती है। इसमें सफ़ेद पोशी का भरम है, अमीर और गरीब की ज़िंदगी का तफावत है, यानी फ़र्क है। अमीरों और गरीबों की ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं हो सकती और ना ही है। सरमायादाराना निज़ाम की खराबियां हैं, अंग्रेज़ी सकाफत की हाकमियत दिखाई गई है, तरक्की पसंद तहरीक के असरात हैं और इंसान की मुनाफकत है। तो आइए बिला ताख़ीर सबक को पढ़ते हैं। अजीज तलबा, ये सबक आपकी अंग्रेज़ी की टेक्स्ट बुक में भी है, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो अंग्रेज़ी पर्चे के लिए भी तैयारी हो जाती है और उर्दू के पर्चे के लिए भी। और ये बहुत अहम अफसाना है और जो चारों अफसाने हैं वो बहुत अहम हैं और इनको आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। 90% इम्कान होता है कि इन चारों अफसानों में से या तो एक
خلاصہ آ جاتا ہے یا پھر کوئی ایک پیراگراف کی تشریح آ جاتی ہے۔ لازمی طور پہ پیپر بنانے والا کبھی ان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا۔ خوش پوش یعنی خوش لباس۔ ڈیوس روڈ یہ لاہور کی ایک سڑک کا نام ہے۔ یہ چونکہ انگریز دور کے زمانے کی بنی ہوئی سڑکیں ہیں اور انگریزوں کے نام پر ہی ہیں، اور ابھی تک انہی ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ سڑکوں کے یا کچھ سڑکوں کے نام بدل دیے گئے ہیں، لیکن پرانے نام آج بھی جو ہیں معروف ہیں اور لوگ انہی سے پہچانتے ہیں۔ مال روڈ بھی لاہور کی ایک سڑک ہے۔ تو یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ ہے تو افسانہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں جتنے بھی مقامات کا تذکرہ آیا ہے یا سڑکوں کا ذکر آیا ہے یا پھر کچھ خاص طور پہ سڑکوں اور چیرنگ کراس کا، تو یہ سب کچھ عمارتوں کا بھی ہے، جیسے ہائی کورٹ۔ تو یہ سب عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ چیرنگ کراس حقیقت میں لاہور میں موجود ہیں۔ تو چیرنگ کراس کے بارے میں نیچے اوپر ایک لکھا ہے، تو یقیناً نیچے اس کے بارے میں لکھا ہے پنجاب اسمبلی ہال کے سامنے لاہور کا ایک مشہور چوک، یہ چیرنگ کراس ہے۔ تو خرامہ خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا۔ خرامہ خرامہ کا مطلب ہے ٹہلتے ہوئے، آہستہ آہستہ۔ یہاں پٹڑی جو ہے یہ ویسے تو ریل کی پٹڑی بھی ہوتی ہے جس پر ریل چلتی ہے، لیکن پٹڑی جو ہے چلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی سڑک کے کنارے جو عام لوگوں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے، جیسے کوئی فٹ پاتھ ٹائپ کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کو بھی پٹڑی کہتے ہیں۔ تو وہ پٹڑی پر چلنے لگا، یعنی سڑک کے کنارے۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، یعنی اپنے حلیے سے، اپنی وضاقتہ سے فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا۔ یہ اوور کوٹ ایک لمبا سا کوٹ ہوتا ہے جو ویسے تو انگریز ہی پہنتے تھے، پھر یہاں بھی اس کا رواج پڑ گیا۔ تو سردیوں میں عام طور پہ لوگ پہنتے ہیں یا پہنتے تھے، اب اس کا رواج اتنا نہیں ہے۔ تو یہ گھٹنوں تک ہوتا ہے اور آپ کے گردن سے لے کر گھٹنوں تک کے تمام جو آپ کا جسم ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اور گرم ہوتا ہے عام طور پہ۔ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا سے اور سردی سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یورپ اور برطانیہ میں چونکہ برف بھی پڑتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگ اس کا استعمال زیادہ کرتے تھے، اور یہی جو ہے لباس پھر انگریزوں کے ساتھ ہندوستان میں بھی آ گیا اور پھر ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی ثقافت، ان کا کلچر وہ غلبہ پا چکا تھا۔ سر پر سبز فیلٹ ہیٹ، فیلٹ ہیٹ جو ہے یہ گول ایک ٹوپی ہوتی ہے، انگریزی ٹوپی بھی اس کو کہتے ہیں، چھتری نما، تو اس کو فیلٹ ہیٹ کہتے ہیں۔ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی سفید سلک کا گلو بند یعنی مفلر کہہ لیں آپ، گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ۔ جاڑے کا زمانہ یعنی شدید سردی کا زمانہ، عام طور پہ دسمبر کے آخری دن اور جنوری کے پہلے 2 ہفتے جو ہوتے ہیں، یہ جاڑے کا زمانہ ہی تقریباً شدید سردی ہوتی ہے اس دور میں۔ سرد اور تند ہوا، تند یعنی تیز، کسی دھات کی طرح جسم پہ آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔
धात कहते हैं किसी मेटल को, किसी ऐसी चीज को जिसको पिघलाया जा सके और एक नई शक्ल दी जा सके। लोहा भी हो सकता है, कोई भी तांबा भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी ऐसी सख्त चीज जो कि पिघलाई जा सके आग पर, उसको धात या मेटल कहते हैं। तो उस नौजवान पर इसका कुछ असर मालूम नहीं होता। लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज तेज कदम उठा रहे थे, मगर उसे इसकी जरूरत न थी, जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। बांकपन, शोही, अनोखापन, निरालापन भी कह सकते हैं या इंफरादियत कह सकते हैं। तांगे पहले होते थे जी, अब तो है। लाहौर में तो बेशुमार होते थे, यानी घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं। तो वो छड़ी के इशारे से ही, यानी इशारतन वो ना कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौंचाली बढ़ती जाती थी, यानी उसकी शौकी बढ़ती चली जा रही थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगा। एक दफा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी यानी अचानक कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़ कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा है। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉन्स गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके और सख्त कोहरे में उस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख न किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। ये लॉन्स गार्डन पुराना नाम है, मौजूदा नाम बागे जिना है। तो ये हकीकत में है, अभी भी है, मगर अब इसका हुलिया थोड़ा सा बदल चुका है या इसकी वसत में इजाफा हो चुका है। धुंधलके में यानी हल्के अंधेरे में, सख्त कोहरे में यानी धुंध में, तो उसका रुख चेरिंग क्रॉस की तरफ था। उसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने के बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में उड़स रखा था और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। उड़स रखा था, अटका रखा था। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ रह गए, मगर जब वो बराबर तके ही चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता यकीनन वो वहां से चले गए थे। तो यहाँ हमारा पहला सफ़ा खत्म होता है और इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरे सफ़े पर जाते हैं। तो ये कुछ निकात हैं जिनकी मदद से हम इस सफ़े पर बात करेंगे। तो मुसन्निफ ये बताते हैं कि जनवरी की शाम थी और एक नौजवान था, और बड़ा खुशपोश नौजवान, यानी उसका हुलिया जो था बड़ा सजे हुए लिबास में था, अच्छे लिबास में था। और डेविस रोड से गुजर कर, यानी डेविस रोड पर चल रहा था और अचानक डेविस रोड से माल रोड पर आया और चेरिंग क्रॉस की तरफ रुख करके चलने लगा, यानी खरामा खरामा आप कह सकते हैं, टहलते हुए, जैसे जैसे उसे बहुत मजा आ रहा था। अपने हुलिये से, अपनी वज़ाकता से वो बड़ा फैशनेबल मालूम होता था। तो उसका जो हुलिया था वो जरा नोट कर लें, आपके खुलासे में भी काम आएगा। फैशनेबल था, चमकते बाल थे, बारीक मूछें थी, बादामी रंग का ओवरकोट था, काज में शरबती रंग का अधखिला गुलाब था, सर पर सब्ज फेल्ट हैट, सफेद सिल्क का गुलूबंद या मफलर, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे हाथ में बैद की छड़ी। तो ये उसका अंदाज और उसका हुलिया था। तो हफ्ते की शाम थी और शदीद सर्दी का मौसम था, और सर्द हवा और तेज हवा यूं आकर बदन को लगती जैसे कोई कोई मेटल की चीज, कोई कोई धात या सख्त चीज, लोहे की चीज जैसे जिस्म पर आकर लगती है। मगर उस पर उसका कुछ असर ही मालूम नहीं होता था, जैसे कि कोई जंग में कोई किसी ने लोहे का लिबास पहना हो और जिस पर कोई तलवार जो है
वो कारगर ना होती हो, उसको नुकसान ना पहुंचाती हो, तो यूं वो चल रहा था। ओवरकोट की वजह से उसको सर्दी नहीं लग रही थी, और हालांकि बहुत शदीद सर्दी थी, बहुत तेज हवा थी, लेकिन उस पर कोई असर मालूम नहीं होता था। तो चाल ढाल भी जो है वो उसकी निराली थी, उसमें एक बांकपन था, एक शौकी थी, एक एक निरालापन था। और फिर तांगे वाला एक उसके करीब आता है तो वो उसको छड़ी के इशारे से मना कर देता है, और फिर टैक्सी वाला आता है तो उसको अंग्रेजी बोलकर नो थैंक यू कहकर टाल देता है। तो अजीज तलबा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ अंग्रेजी जो, इसमें बहुत चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमें नज़र आ रहा है कि वो अंग्रेजी कोट में मलबूस है, अंग्रेजी टोपी उसने सर पे रखी हुई है, अंदाज उसका अंग्रेजों वाला है, हाथ में छड़ी है, और फिर वो तांगे वाले को नो थैंक यू, इसमें बड़े अंग्रेजी के अल्फाज भी आएंगे, वो भी कह रहा है। इसका मतलब है कि हमारे उस दौर के जो हमारे लोग थे, जो मुआशरा था, उसमें अंग्रेजी कल्चर जो है वो गलबा पा चुका था। अंग्रेजी कल्चर में देखें बहुत कुछ आ जाता है। कल्चर में लिबास आता है, कल्चर में जुबान आती यानी लैंग्वेज आती है, कल्चर में त्यौहार आते हैं, कल्चर में रहन सहन जो है वो भी, यानी लाइफ स्टाइल भी आ जाता है। तो कल्चर में बहुत चीज़ें, कल्चर में खेल तमाशे भी आ जाते हैं। तो उनका खेल क्रिकेट भी हम में रच बस चुका था, उनका लिबास पहनकर हम फख्र करने लग पड़े थे। और और उसके अलावा उनकी ज़ुबान बोलकर हम दूसरों को मरूब करते। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। और इस तरह उनके जैसा लाइफस्टाइल या रहन सहन अपनाकर हम अपने आप को दूसरों से बरतर साबित करने की कोशिश करते थे। आज भी ऐसा ही है, आज भी हम ज़हनी तौर पर उसी कल्चर के गुलाम हैं। तो इस सबक में एक अंग्रेज़ी जो कल्चर या सकाफत है, उसकी हाकमियत भी दिखाई गई है, और पूरे तौर पर वो हमारे मशरकी मुआशरे में सरायत कर चुका था उनका कल्चर, और इस सबक में उनके कल्चर की झलक भी नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे वो नौजवान माल रोड के बारौनक, यानी जहाँ लोग ज़्यादा थे, रश था, वहाँ जा रहा था, तो उसकी शौक़ी में इजाफा होता चला जा रहा था। जैसे वो दूसरों को दिखा रहा हो, या एक अपने ही अंदाज में वो टहल रहा था, और दूसरों पर रौब जमाने की भी शायद कोशिश थी, या फिर वो शौक तबीयत अपने आप को जाहिर कर रहा था। वो एक मुंह से सीटी भी बजाने लगा, और फिर उसने एक झूठ मूठ की बॉल देने की भी कोशिश की। यानी जैसे ये इंसानी फितरत है कि जब वो समझता है या महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा, तो फिर ऊट पटांग हरकतें करता है। कभी वो इंसान डांस करेगा, अजीब अजीब हरकतें करेगा, अजीब अजीब आवाज़ें बाज़ औक़ात इंसान निकालता है। और अगर किसी गली में इंसान देखता है कि मैं अकेला हूँ, बल्कि ये बॉल देने वाला तो काम मैं खुद कई बार कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से हर शख्स की ज़िंदगी में जो है कभी ना कभी ऐसे मौक़े आते रहते हैं कि वो जब तन्हाई महसूस करता है और समझता है कि मुझे ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, तो फिर वो मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ हरकत सकनात करता है जो कि आम लोगों में वो नहीं करता। तो ये एक इंसानी फितरत है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, उससे पहले मैं एक कन्फ्यूशस का कॉल जो है वो हवाले के तौर पर पेश करना चाहूँगा। हम खुद खुशी का एहसास करने की बजाय दूसरों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम खुश हैं। तो यकीन जानिए कि हम शायद वो बॉल फेंक कर, सीटी बजा कर, शोही दिखाकर अपने आप को खुश कर रहा था। तो ये चीज़ सब में होनी चाहिए कि हमें खुश होने की एक्टिंग करने की बजाय हकीकत में खुशी का एहसास हमें होना चाहिए, और हमें यकीन होना चाहिए कि हम खुश हैं। हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हम
خوش ہونے کی ایکٹنگ کریں، تو ہمیں ایکٹنگ نہیں کرنی، ہمیں حقیقت میں خوش ہونا ہے اور اپنے لیے ہونا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہونا۔ پھر اس میں جو بات دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رستے میں لانس گارڈن جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ رستے میں باغ جناح آتا ہے، لیکن وہ اس طرف جاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ جو لکھا ہے لانس گارڈن، تو وہ وہاں جاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہاں ہلکا اندھیرا ہو چکا تھا، شاید مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور دھند بھی تھی، تو وہاں پہ رونق نہیں تھی، اداسی برس رہی تھی، اس لیے میرے خیال سے وہ لوگوں میں جانا چاہ رہا تھا، وہ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے بارونق حصے کی طرف جانا مناسب سمجھا، اور وہ باغ جناح کی طرف نہیں گیا، وہ اس کا رخ پھر چیرنگ کراس کی طرف ہو گیا، اور چل وہ مال روڈ پر ہی رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بار رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا، شاید اس نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر کہیں کوئی گرد و غبار ہے تو وہ میں صاف کر لوں، تو وہ اپنا چہرہ صاف اس نے کیا، اور بلکہ اپنا رومال نکالا، جسے اس نے جیب میں رکھنے کی بجائے اپنی آستین میں اڑس رکھا تھا، اٹکا ہو رکھا تھا، اور ہلکے ہلکے اس نے اپنے چہرے پر اس کو چہرے کو صاف کیا۔ پھر ایک گھاس کے ٹکڑے پر جو ہے وہ بچوں کو دیکھتا ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے، تو وہاں وہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے اور مسلسل ان کو تکے ہی جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد وہ بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مسلسل ان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اور وہ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر بے مقصد جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کا کوئی بظاہر مقصد نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک شعر ہے، ہماری گفتگو سب سے جدا ہے، ہمارے سب سخن ہے بانک پن۔ تو یہاں بانک پن کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ یہ شعر جو ہے تشریح میں جو ہے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پہلے صفحے پر جو ہم نے بات کرنی تھی وہ مکمل ہو گئی، تو آئیے اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 2 کو پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے پیراگراف کو ختم کہاں کیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا، بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ انہیں برابر تکے ہی، یعنی ان کو مسلسل دیکھتا ہی چلا گیا، تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے، اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے۔ تو وہ مسلسل دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ شرما گئے اور اپنا گیند سنبھالا اور وہاں سے چل دیے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کے ایک خالی بینچ پر پڑی اور اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائیسیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی، پٹڑی پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ موٹروں سے مراد گاڑیاں، تو تانتا بندھا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، قطاریں لگی ہوئی تھی، مال روڈ پر گاڑیاں تھیں، بائیسیکل تھے، اور پٹڑی پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ، سڑک کی دو رویا دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ دو رویا یعنی دونوں طرف، دو رویا دکانوں جیسے ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، تو دو رویا دونوں طرف کی دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ کم نصیبوں، جن کے نصیب اچھے نہ ہو، برے نصیب والے، تفریح طبع ہم کہہ سکتے ہیں طبیعت کی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں، استطاعت نہ تھی، حیثیت نہ تھی، تو وہ بیچارے دور ہی کھڑے ان سے
इन तफरी गांवों से दिल बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। जन औरत को कहते हैं, जनो मर्द औरतों और मर्दों को। उसकी नजर उनके चेहरों से कहीं ज्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। तो ये बड़ी मानी है इस बात है, इस पर बाद में बात करेंगे। उनमें हर वजह और हर कमाश के लोग थे, यानी हर हुलिये के और हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे, यानी हर तबके के। बड़े बड़े ताजर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तालिबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू, ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट जिन्हें नीलाम में खरीदा गया था। कराकली ये खास किस्म की खाल है, गालिबन जंगली बिल्ले की खाल होती है, तो उसको कराकली कहते हैं, उस खाल को। तो उसके बने हुए गर्म कोट और खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट, यानी जो फौजी ओवरकोट होते हैं वो भी बड़े गर्म और होते हैं और खाकी रंग के होते हैं। तो जब वो पुराने हो जाते हैं तो फिर उनको बेच दिया जाता है और फिर वो इस्तेमाल शुदा बाजार में बिकते हैं और कम कीमत में बिकते हैं और आम लोग खरीद लेते हैं। तो यकीनन ये वही कोट थे जो किसी फौजी के ज़ेर इस्तेमाल रहे और बाद में फिर पुराना करके उनको बेच दिया गया, जिन्हें नीलाम में खरीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, या जमा हुआ से मुराद है कि यकीनन उसको प्रेस या उसको इस्त्री बड़े अच्छे तरीके से किया गया होगा, उस पर कोई सिलवट नहीं थी। बाहों की करीजें बड़ी नुमाया थी। करीज ये जो एक प्रेस करने से हमारे बाजू में एक लकीर सी बन जाती है, उसको क्रीज कहते हैं, ठीक है। सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सीन के बड़े बड़े चमकते हुए नौजवान उसमें बहुत मगन मालूम होता, तो बड़ा खोया हुआ था, बड़ा मसरूफ महसूस हो रहा था। एक लड़का पान, बीड़ी, सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी, पान वाला, जनाब 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? अरे नोट लेके भाग गया तो उसको ये भी डर है कि नोट लेकर ना भाग जाए। तो लड़का कहता है, अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूं जो भाग जाऊंगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए, लेंगे क्या आप? चोर उचक्का यानी चोरी करने वाला, उठाई गिरा वगैरह वगैरह। तो नौजवान कहता है, नहीं नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे। लो ये इकन्नी निकल आई, एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। इकन्नी एक आने के सिक्के को कहते हैं जी, ये उस जमाने में करेंसी होती थी। 16 आने 1 रुपए में होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि तुमने 16 आने बात ठीक की, इसका मतलब है कि तुमने 100 पैसा बात ठीक की, तुमने बिल्कुल दुरुस्त बात की। तो 1 रुपए में 16 आने होते हैं और उसे 16 हिस्सों में तकसीम कर लें तो 50 पैसे 8 आने कहलाते हैं, 75 पैसे 12 आने कहलाते हैं और 25 पैसे जो है 1 आना नहीं 25 पैसे 4 आने कहलाते हैं और 25 पैसे का जो 1/4 है वो 1 आना कहलाता है। तो एक आने के सिक्के को इकन्नी कहते हैं और इसी तरह 4 आने के सिक्के को चवन्नी कहते थे और 8 आने के सिक्के को अठन्नी कहते थे। 12 आने का सिक्का तो नहीं होता था, 8 आने और 4 आने के सिक्के को मिलाकर 12 आने बन जाते थे। तो ये सिक्के जो थे बहुत अरसा इस्तेमाल होते रहे हैं। तो हमने तो खैर अपने बचपन में 4 आने और 8 आने के सिक्के देखे हैं, लेकिन इकन्नी नहीं देखी। ये हमसे हमारे पैदा होने से पहले शायद इसका इस्तेमाल होता हो, या पाकिस्तान बनते हुए या उससे पहले होता हो, तो यकीनन उसी दौर का है और तो इसीलिए उसका जिक्र आ गया। तो इकन्नी दी उसने और एक सिगरेट मांगा और कहा कि देकर चले जाओ। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के कश लगाने लगा। एक छोटी सी सफेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठठड़ी हुई बेंच के
नीचे उसके कदमों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो बाद में क्या हुआ ये अगले सफ़े पे पढ़ेंगे, पहले इस सफ़े पर हम इसकी तफसील देख लें। तो जैसा कि पिछले सफ़े पर हमने बात की कि वो एक घास के टुकड़े पर जाता है, बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखता है और मुसलसल तके जाता है, वो बच्चे शर्मा जाते हैं और फिर वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। तो नौजवान फिर एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर मुसलसल आते जाते लोगों को वो देख रहा है, बल्कि घूर रहा है ये कहना चाहिए। उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये शिद्दत उसे ना खुशगवार ना लग रही थी। फिर माल रोड पर गाड़ियां बेशुमार थीं, लोग साइकिलों पर सवार होकर सफर कर रहे थे, रश लगा हुआ था, बेशुमार लोग थे, सड़क के किनारे पर चलने वालों की भी कमी नहीं थी और एक हजूम था ग्राहकों का, जो कि सड़क के दोनों किनारों पर जो दुकानें थीं उनमें बेशुमार लोग थे और वो मुसलसल खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो एक बाजार लगा हुआ था और लोग अपने अपने पसंद की जो अशिया हैं वो खरीद रहे थे, लेकिन जो बेचारे बदनसीब थे, गरीब थे, मुफलिस थे, वो बेचारे उन तफरीह अपने मतलब उन तफरी गाहों में वो नहीं जा सकते थे अपनी तबीयत के बदलाव के लिए, या वहाँ जाकर इंजॉय करने के लिए, या फिर वहाँ जाकर खरीदो फरोख्त के लिए उनके जेब में पैसे नहीं थे, उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो वहाँ से कुछ खरीद लेते। तो वो बेचारे दूर से ही दिल बहला रहे थे और इन तफरी गाहों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे, बस दूर दूर से मजे ले रहे थे। तो यहाँ मुसन्निफ ने सरमायादाराना जो निज़ाम है उस पर चोट की है कि ये जो तबकाती कशमकश है वो भी इसमें नज़र आती है कि एक तरफ लोगों के पास इतना है कि ख़त्म ही नहीं होता, इतने पैसे हैं कि समझ नहीं आती खर्च कहाँ पे करें, और एक तरफ लोगों के पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ये जो अमीर गरीब का तफावत है वो भी इस अफसाने में हमें नज़र आता है। और चूंकि जो गुलाम अब्बास थे अगरचे के तरक्की पसंद तहरीक के बाकायदा रुकन नहीं थे, या उनके एजेंडे के साथ काम नहीं कर रहे थे, या उनका लेबल लगाकर काम नहीं करते थे, लेकिन तरक्की पसंदी के असरात गुलाम अब्बास की जो नस्र है उसमें मिलते हैं, यानी तरक्की पसंदी नजर आती है। और ये जो तबकाती कशमकश है ये हमारे सारे अफसानों में मौजूद है, और ये सारे अफसाने तकरीबन उसी दौर के लिखे हुए हैं, या तो पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले या कुछ अरसा बाद। तो इसलिए वो जो एक सरमायादाराना निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, और छोटे तबकों का जो इस्तेहसाल होता है वो भी उसकी झलक बड़ी नुमायां है हमारे अफसानों में, हमारे जो सलेबस के अफसाने हैं। तो एक शेर जो है हवाले के तौर पर, घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो वो यकीनन वहाँ जो गरीब बच्चे भी होंगे, उनके माँ बाप भी होंगे, बच्चे जिद भी करते होंगे कुछ खरीदने के लिए, माँ बाप लेकर नहीं दे सकते होंगे। तो ये एक अच्छा शेर है, तशरीह में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर नौजवान जो है जो आते जाते जनो मर्द को बड़े गौर से देख रहा था और उनके लिबास को गौर से देख रहा था। तो लिबास को देखना जो है ये बड़ा मानी खेज है, हर वजह और हर कमाश के लोग थे और उसकी नज़र उनके लिबास पर जाती थी। तो लगता है कि जैसे वो उनके लिबास को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। ये बात बाद में खुलेगी, तो पहले बता देना जो है वो कहानी का मज़ा ख़राब करने के मुतरादिफ है। अगर एहतताम पहले बता दिया जाए तो फिर कहानी को या अफसाने को पढ़ने का मज़ा नहीं रहता। तो उसका जनो मर्द को देखना और उनके लिबास को गौर से देखना ये ख़ास मानी रखता है।
ایک टैगोर का कॉल है कि दिल की हकीकी जुबान आंखें हैं, तो आंखें बताती हैं जी, आंखें बोलती हैं। तो उसकी आंखें बता रही थी कि वो उनके लिबास को क्यों देख रहा है। ये अफसाने का ये अंदाज है कि सारी बातें खुलकर बयान नहीं की जाती, कुछ कारी को, कुछ पढ़ने वाले को खुद अखज़ करनी पड़ती हैं, कुछ खुद समझनी पड़ती हैं। तो इस तरह वो उनके लिबास को गौर से देख रहा था, जिसमें हर तरह के लोग थे, और बेशतर जो लोग थे वो ओवरकोट ही पहने हुए थे। कुछ ने लेदर के या मुख्तलिफ जानवरों की खाल के कोट पहने हुए थे, और कुछ ने खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट पहने हुए थे। तो मुख्तलिफ किस्म के ओवरकोट लोग पहनकर चल रहे थे। तो मुसन्निफ कहते हैं कि नौजवान का अपना जो कोट था वो था तो पुराना, लेकिन बहुत बढ़िया था, यानी उम्दा था, और सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। कॉलर भी जमा था, करीजें भी बिल्कुल ठीक थी, सिलवट कहीं नाम को नहीं थी, और बड़ा वो उसमें मगन मालूम होता था। फिर एक पान सिगरेट वाला लड़का जो है वो वहां पे आ जाता है, और वो उसको आवाज देता है, और पान वाले को, जब वो पान वाला जो है वो जनाब कह के बुलाता है, तो नौजवान उसे 10 का चेंज लाने को कहता है। यकीनन उसके पास 10 का नोट ही नहीं था, लेकिन वो बस एक रोब जमाने के लिए या जाहिर करने के लिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। 10 रुपए उस जमाने में शायद 10,000 के बराबर होंगे। तो जिस तरह आपने देखा कि इकन्नी का एक सिगरेट ले लिया, अब तो है एक सिगरेट भी 20-20 रुपए के, 20 रुपए का एक सिगरेट है, तो कहाँ एक आना और कहाँ 20 रुपए। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में करेंसी की बहुत वैल्यू थी। तो उसे 10 का चेंज मांगा, यानी खुले पैसे, टूटे हुए पैसे। तो उसने कहा नहीं है, ला दूंगा। फिर उसने कहा कि तुम लेकर भाग गया तो लड़का कहने लगा कि मैं कोई चोर उचक्का तो हूं नहीं जो लेकर भाग जाऊंगा। तो फिर उसने एक अकन्नी निकाल कर एक सिगरेट उससे ले लिया। यहाँ अजीज तलबा, पान सिगरेट वाला लड़का यकीनन मेहनत कर रहा है, कम उम्र है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वो बच्चे जो बचपन में ही पढ़ाई छोड़कर मेहनत करते हैं, वो खुशहाल घरानों से नहीं होते। या तो किसी इंतहाई गरीब घर के बच्चे होते हैं जिनके जिनके वालिद जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके भी गुजारा नहीं कर पाते और अपनी औलाद को भी मेहनत मजदूरी पे लगा देते हैं। या फिर वो यतीम होते हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं होता। तो दोनों सूरतों में उनका बचपन जो है वो खेलने कूदने के बजाय वो मेहनत मजदूरी में गुजर जाता है, और फिर वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो बचपन या तो खेलने कूदने के लिए होता है या फिर पढ़ने के लिए होता है, लेकिन ऐसे कम नसीबों को वक्त से पहले मुशक्कत करना पड़ती है। तो इसमें एक झलक हमारे जो वो क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर है, बच्चों की मजदूरी, उसका भी तस्करा आ गया। यकीनन ये भी किसी गरीब तबके की अलामत है। तो उसमें ये एक झलक जो है ये भी आ गई। तो बच्चों का वक्त से पहले काम करना, मुशक्कत करना, मेहनत करना, ये इस बात की अलामत है कि वो मुआशरा जो है उसमें अमीर गरीब का तफावत पाया जाता है। एक शेर देखिएगा, भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। ये शेर आप तशरीह में लिख सकते हैं। फिर इस पेज के इस सफ़े के आखिर पर एक बिल्ली जो है उसके पास, वो बेंच पर बैठा है, एक बिल्ली उसके पास ठठरी हुई यानी सख्त सर्दी में कांपती हुई उसके कदमों में आकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। अब उसके बाद क्या होता है ये हम इंशाअल्लाह इससे अगले लेक्चर में, आखिरी लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे। हमारा पहला लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।